हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज। आज का हमारा टॉपिक है अथॉरिटेरियन एंड डेमोक्रेटिक रिजाइम। देखो, तो पहले बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं, क्या अथॉरिटेरियन रिजाइम और डेमोक्रेटिक रिजाइम में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। तो जो अथॉरिटेरियन रिजाइम होती है, इसमें जो लोगों के पास जो पावर होती है वो लिमिटेड होती है। लोगों के पास जो पावर होती है वो कैसी होती है, लिमिटेड होती है। और जो डेमोक्रेटिक रिजाइम होती है, इसमें लोगों के पास पावर होती है अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुनने का, विद द हेल्प ऑफ राइट टू वोट। जैसे लोगों के पास क्या है, राइट टू वोट है, तो डेमोक्रेसी में क्या है, लोग खुद से जो है अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं। अथॉरिटेरियन रिजाइम में क्या होता है, ये पावर जो होती है लिमिटेड होती है। ठीक है, आगे हम इसको एकदम डिटेल में कवर करने वाले हैं। पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, जिससे हमारी इस चैप्टर की फाउंडेशन बनेगी। तो पहला टॉपिक है गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सिस्टम एंड पॉलिटिकल regime. The classification as well as characterization forms of political regime begin with Aristotle एंड ग्रीक फिलोसफर ऑफ 4th century BC। यानी 4th century BC से क्लासिफिकेशन स्टार्ट हो गया था पॉलिटिकल रिजाइम का। क्लासिफिकेशन कैसे स्टार्ट हो गया था, जिस टाइम पे एरिस्टोटल आए थे ना, एज अ थिंकर इमर्ज हुए थे, उस टाइम पे ही क्लासिफिकेशन स्टार्ट हो गया था पॉलिटिकल रिजाइम का। कैसे कि मान लो पर्टिकुलर कंट्री की क्या गवर्नमेंट है, क्या वहां पे जो है किस टाइप का रूल हो रहा है, वहां पे मोनार्की है, कोई राजा रूल कर रहा है, किंग रूल कर रहा है, ठीक है, या वहां पे जो है डिक्टेटरशिप है, ठीक है, क्या वहाँ पे डिक्टेटरशिप है, क्या यहाँ पे डेमोक्रेसी है। ठीक है, डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोग खुद से जो है अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं कि कौन कौन जो है उनके उनके बिहाफ पे रूल करेगा पूरा कंट्री या नेशन। ठीक है, गवर्नमेंट refers to institutional process through which collective and usually binding decisions are made and implemented. The core function of government are law making, legislation, law implementation, execution and law interpretation. अब देखो ये गवर्नमेंट क्या होती है। ठीक है, जैसे हम गवर्नमेंट गवर्नमेंट टर्म को बार बार यूज करें तो गवर्नमेंट होती क्या है। इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस में क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेचर आता है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव आता है, जुडिशियरी। इनका काम क्या है, डिफरेंट डिफरेंट, ये डिफरेंट टर्म्स हैं, डिफरेंट टर्म्स से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट काम है। जो लेजिस्लेटिव का क्या काम है, लॉज को बनाना। ठीक है, लेजिस्लेटिव क्या करेगी, लॉज बनाएगी। एग्जीक्यूटिव क्या करेगी, उन लॉज को क्या करेगी, इंप्लीमेंट करवाएगी। ठीक है, जुडिशरी क्या करेगी, जुडिशरी एज अ चेक एंड बैलेंस एक्ट करती है। ठीक है, कैसे एक्ट करती है, मान लो लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाया, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, जिस कॉन्स्टिट्यूशन को हम फॉलो कर रहे हैं अपनी कंट्री में, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा है, तो ये जुडिशरी का काम है कि अगर लॉ वायलेट हो रहा है तो वो उसके लिए जो है गवर्नमेंट के खिलाफ एक्शन ले। ठीक है, या अगर किसी भी लॉ का वायलेशन हो रहा है तो वो जुडिशरी का काम है कि उनको जो है पनिश करे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पॉलिटिकल रिजीम। अब पॉलिटिकल रिजीम क्या होती है, रिफर्स टू द फॉर्म एंड मेथड ऑफ गवर्नेंस इन अ गिवन कंट्री, इंक्लूडिंग हाउ रूलर गेन पावर, हाउ दे होल्ड इट एंड हाउ दे एक्सरसाइज ओवर सोसाइटी। जैसे मैंने बताया आपको पहले भी कि पॉलिटिकल रिजीम क्या होती है, ऐसी फॉर्म होती है और मेथड है गवर्नेंस का, यानी कि गवर्न करने का कंट्री। ठीक है, रूल करने का, सत्ता को चलाने का, इंक्लूडिंग हाउ रूलर्स गेन पावर, कि कैसे रूलर रूलर जो है कैसे जो है सत्ता में आया, कैसे पावर उसने गेन की, थ्रू इलेक्शन की, कि पहले जो है वोटिंग कराई गई। ठीक है, फिर वोटिंग में देखा गया कि पब्लिक किसको ज्यादा फेवर कर रही है, ठीक है, किसके हक में ज्यादा वोट आए हैं, उस हिसाब से जो है वो रूलर पावर में है। या फिर जो है मान लो किंग किंग में क्या होता है, मोनार्की में क्या होता है कि मान लो राजा, ठीक है, राजा, उसके बाद उसका बेटा जो है डायरेक्ट गद्दी पे आ जाएगा, तो उसमें पब्लिक का कोई रोल नहीं होता है। वो तो ऑलरेडी डिसाइडेड होता है कि हाँ भाई, राजा के बाद राजा का बेटा बनेगा, उसके बाद उसका बेटा बनेगा। तो पूरा एक लीनेज के टाइप से चलता आता है। ठीक है, मोनार्की में। अब मान लो डिक्टेटरशिप है, डिक्टेटरशिप में क्या होता है, वो खुद से जो है अपने आप ही जो है सेल्फ। ठीक है, डज द प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व ओनली लाइट। अब देखो, कौन रूल कर रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है कि कैसे वो इलेक्ट हुआ, उसमें जो लोग हैं, मान लो जैसे कॉमन पब्लिक है, वो क्या सिर्फ अपर क्लास से आ रही है, या तीनों क्लास से आ रही है, खाली अपर क्लास से आ रही है, या मिडिल क्लास भी उसमें इन्वॉल्व है, या जो लोअर क्लास है बिल्कुल, ठीक है, जो पुअर पीपल है वो भी उसमें इन्वॉल्व है नहीं, या खाली जो इलाइट है उन्हीं के पास वोटिंग राइट्स है। वोटिंग राइट्स होना भी तो सभी के पास होने चाहिए ना, इक्वली होने चाहिए, अनइक्वल नहीं होने चाहिए ना। तो ये भी मैटर करता है कि कौन लोग वोट करें। खाली इलाइट पीपल तो वोट नहीं करें, इलाइट पीपल वो होते हैं जो कि मान लो जो मतलब अपर क्लास होता है ना, जिनके पास जो है सब चीजें उपलब्ध है, एजुकेशन उनके पास है, ठीक है, पैसा है उनके पास अच्छा खासा, ठीक है, वो अच्छी खासी पोजीशन होल्ड करते हैं सोसाइटी। उन ग्रुप्स को मिलाइट ग्रुप कहते हैं, और बेसिकली अपर क्लास को मिलाइट ग्रुप कहते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म नीड टू इंश्योर चेक एंड बैलेंस, यानी जुडिशरी होनी चाहिए जो चेक एंड बैलेंस कर सके, जो भी लेजिस्लेटिव जो रूल्स बना रही है। नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन गवर्नमेंट एंड द सिटीजन, यानी कि राइट्स, यानी जो लोग हैं, सिटीजन है, उनके पास भी खुद के राइट्स होने चाहिए। जैसे इंडिया में हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, है ना, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, राइट टू लिव है। एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिजाइम, अभी डेमोक्रेटिक रिजाइम कैसे बना, कैसे आया, मतलब कुछ ना कुछ तो हिस्टोरिकल इसका
हिस्टोरिकल कुछ ना कुछ तो रहा होगा ना एवोल्यूशन की, कैसे ये आई, ये टर्म कहाँ से आई। देखो, डेमोक्रेसी डिराइव होती है एंशियंट पॉलिटिकल टर्म से, जिसको हम ग्रीक में क्या कहते हैं, डेमोस। डेमोस का मतलब क्या है, पीपल। क्रिएटिव मीन्स क्या है, रूल और अथॉरिटी, जो रूल कर रहा है, ठीक है। और डेमोक्रेसी को, जो डेमोक्रेसी का बेसिक मीनिंग है वो क्या है, रूल बाय द पीपल, यानी लोगों के द्वारा शासन। लोगों के द्वारा शासन कैसे हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है जो उनके बिहाफ पे रूल करेगा उसको खुद इलेक्ट कर रहे हैं, खुद चुन रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, ठीक है। The advocates of democracy have always debated the question as to who should compose the demos. Both the classical Greek as well as in modern time, the citizen body has always excluded some individuals unqualified. तो हिस्टोरिकली अगर हम हिस्ट्री देखेंगे तो पहले क्या होता था, जो ये वोटिंग राइट्स हैं, वोटिंग राइट्स तो होते थे लोगों के पास, ठीक है। सब जगह नहीं, पर कहीं कहीं पे क्या है, वोट करने का अधिकार दिया जाता था, पर क्या होता था कि कुछ लोगों का कह दिया जाता है कि आप अनक्वालिफाइड है। कैसे, जो लोअर क्लास है वो वोट नहीं डालेगा, खाली एलिट क्लास वोट डालेगा, ठीक है। जो लोअर क्लास है उनको वोटिंग राइट्स नहीं होते थे, यानी उनका कोई भी पॉलिटिकली पार्टिसिपेशन जो है बिल्कुल जीरो था। क्लासिकल अगर हम पुराने टाइम पे एग्जांपल देखें तो ग्रीस और मॉडर्न टाइम से भी ऐसा बहुत जगह है जहां पर जो है बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास वोटिंग राइट्स है ही नहीं, जो अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुन ही नहीं सकते हैं, ठीक है। ओल्ड एग्जांपल हम देखेंगे तो एथेंस में जो थी डेमोक्रेसी, पीक में थी, फिफ्थ फिफ्थ सेंचुरी में, ठीक है, बीसी में क्या थी, एथेंस में डेमोक्रेसी बिल्कुल एकदम पीक पे थी, नहीं डेमोक्रेसी प्रैक्टिस की जाती है वहां पे। पर क्या क्या जो था, एक मेजर प्रॉब्लम ये थी, स्मॉल माइनॉरिटी एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ एथेंस कंप्राइज डेमोस। डेमोस का मतलब क्या है, कौन लोग जो है वोट डाल रहे हैं, ठीक है। तो स्मॉल माइनॉरिटी यानी एक बहुत ही कम लोग जो थे, एडल्ट पॉपुलेशन, यानी जो एडल्ट पॉपुलेशन सिर्फ उन्हीं को वोटिंग राइट्स थे, ठीक है, जो ओल्डर पीपल थे, ठीक है। ओल्डर पीपल यानी जो बूढ़े हो चुके हैं लोग, उनके पास राइट्स नहीं थे, ठीक है। 20th सेंचुरी में क्या हुआ, यूनिवर्सल सफरेज एंड अदर सिटीजनशिप राइट्स आए। देखो, यूनिवर्सल सफरेज क्या है, वही वोटिंग राइट्स, हमारे पास वोटिंग राइट्स होना, ठीक है। जर्मनी में जो है 1919 में, देखो ये सारी क्या ये जो सारी जो कंट्रीज है, ये क्या डेवलप कंट्री थी, स्टिल यहाँ पे आप देख रहे हो कि वोटिंग राइट्स है ही नहीं लोगों के पास, लोग जो अपना रिप्रेजेंटेटिव को चुन ही नहीं सकते हैं। जर्मनी, स्वीडन, फ्रांस, ये सब डेवलप्ड कंट्रीज में आते हैं, स्टिल यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन की इतनी ज्यादा कमी है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को यहाँ पे इतना लेट जो है क्या किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया 1919 में, 1945, 1947 में तो इंडिया में ही आ गया था। राइज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इस टाइम पे क्या हुआ, आइडिया इमर्ज होने लगा कि जो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का आइडिया जो है बहुत ज्यादा इमर्ज होने लगा, कि लोग क्या करने लगे, डिमांड करने लगे, लोग पॉलिटिकली एक्टिव हो गए, ठीक है। लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुनना चाहते थे। एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी डिजाइन इज टू फैसिलिटेट रूल बाय द पीपल। जैसे कि मैं बता रही हूँ कि लोग क्या चाहते थे, उनके द्वारा रूल हो, उनके बिहाफ पे जो कोई भी रूल करे वो खुद चूज करे। A crucial part of democracy evolution has been the gradual expansion of voting right movement for universal suffrage, including those for women and marginalized group have significantly broadened their participation. जैसे कि मैंने आपको बताया पहले कि वोटिंग राइट्स जो है इक्वली नहीं लोगों को दिए जाते थे पहले, तो इस चीज से क्या किया, लोगों ने विरोध किया, सरकार का मूवमेंट चलाया कि हमें यूनिवर्सल सफरेज चाहिए, हमें भी वोटिंग राइट्स चाहिए, चाहे फिर वो वुमेन हो, खाली मेंस के लिए भी नहीं होनी चाहिए, मेन वुमेन दोनों के लिए होनी चाहिए, फिर चाहे वो मार्जिनलाइज ग्रुप हो, ठीक है, चाहे वो पुअर पीपल हो, सबके लिए जो है सबका इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए इन पॉलिटिक्स। Thinkers like John Locke, Montesquieu, Rousseau advocate for individual rights, separation of power and popular sovereignty. इन थिंकर्स ने क्या किया, इंडिविजुअल राइट्स पे, यानी लोगों के इंडिविजुअल राइट्स पे फोकस किया, एम्फेसिस किया। सेपरेशन ऑफ पावर में, सेपरेशन ऑफ पावर में कैसे कि किसी एक इंसान के हाथ में पावर नहीं होनी चाहिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इन तीनों में क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पावर होता है। ये तीनों क्या एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। सबवर्जनिटी, ये सुप्रीम पावर जो है किसी एक के हाथ में नहीं होनी, जैसे यहाँ पे अभी भी क्या होता है, डिक्टेटरशिप में क्या होता है, एक डिक्टेटर होता है, उसके हाथ में सारी पावर होती है, जैसा वो चाहेगा वो अपनी मर्जी चलाता है। बट डेमोक्रेसी में ऐसा कुछ नहीं होता। डेमोक्रेसी में क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पावर होती है। लोगों के पास इंडिविजुअल राइट्स हैं, अगर कोई भी लॉ बना रही है गवर्नमेंट, ठीक है, अगर लोग चाहते हैं, अगर कोई भी लॉ बना रही है गवर्नमेंट, इम्प्लीमेंट करना चाह रही है, अगर लोग उसका विरोध करना चाहते हैं तो लोग फुल्ली कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि गवर्नमेंट जो है उनको विरोध नहीं करने, मूवमेंट नहीं चलाने देगी या उनकी सुनेगी नहीं। ये सब फ्रीडम जो है हमें डेमोक्रेसी में मिलती है। डेमोक्रेटिक रिजाइम इन डेवलप्ड स्टेट, अब डेवलप्ड स्टेट्स में डेमोक्रेटिक रिजाइम कैसा था, ठीक है। लिबरल डेमोक्रेटिक रिजाइम इन डेवलप्ड स्टेट लिमिटेड गवर्नमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट, प्रोटेक्शन माइनॉरिटी। देखो, लिबरल डेमोक्रेटिक रिजाइम था जो डेवलप्ड स्टेट है। डेवलप्ड स्टेट कौन कौन से थे, फ्रांस, जर्मनी, ये सब।
ठीक है। यहाँ पे क्या था, रोल जो गवर्नमेंट का रोल था वो लिमिटेड था, और फंडामेंटल राइट्स थे लोगों के पास, ठीक है। माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन राइट्स थे, ठीक है। द टर्म पॉलियार्की रूल बाय मेनी हैज बीन प्रिफर टू लिबरल डेमोक्रेसी एज अ कॉन्सेप्ट यूज्ड बाय द वेस्टर्न कंपैरेटिव पॉलिटिकल थ्योरीज। पॉलियार्की का मतलब क्या है, रूल बाय मेनी, यानी कि कोई सिंगल रूलर ना होना, कि कोई भी रूल जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी का सिंगल ना होना, मतलब किसी एक एक पर्सन पे पावर का डिपेंड ना करना, वो जिससे वो अपनी मनचाही ना कर पाए, ठीक है। तो लोगों के द्वारा शासन होना हैज बीन प्रिफर टू लिबरल डेमोक्रेसी, इसी को हम क्या कहते हैं, लिबरल डेमोक्रेसी एज अ कॉन्सेप्ट यूज बाय द वेस्टर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। ये कॉन्सेप्ट आया जिसको वेस्टर्न कंपैरेटिव पॉलिटिकल थिंकर्स ने क्या किया, थ्योरी में यूज किया। एग्जाम्पल, अभी कहाँ कहाँ पे इस टाइप की जो है प्रैक्टिस हो रही है, पोलियार्की कहाँ पे प्रैक्टिस हो रही है, नॉर्थ अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, वेस्टर्न यूरोप में। फीचर्स क्या है डेमोक्रेटिक रिजाइम के, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, these democratic regime represent political institution and practices which include universal suffrage election of representative for a specified period, make them directly responsible to the people। देखो जैसे कि मैंने बताया, इंडिया में क्या होता है, 5 ईयर, और 5 ईयर पे इलेक्शन होते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि लॉन्ग टर्म के लिए एक ही गवर्नमेंट जो है रह रही है, ठीक है। हर बार जो है गवर्नमेंट को कौन चुनता है, कौन चुनता है अपने रिप्रेजेंटेटिव को, पीपल, लोगों के पास राइट टू वोट है, लोग क्या करते हैं, वोट देते हैं और फिर जो है चुनते हैं। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन जो मिलता है, किसी जो कोई भी पार्टी जो जीतती है वो किसकी किसके सपोर्ट से जीतती है, लोगों के सपोर्ट से। अगर लोगों को उनका काम पसंद आ रहा है तो लोग उसको उनको दोबारा री इलेक्ट भी कर सकते हैं। सेकंड क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। डेमोक्रेटिक रिजाइम में क्या देखने को मिलता है हमें, कॉन्स्टिट्यूशन। देखो नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब है जो जितने भी ये होती है ना डेमोक्रेटिक रिजीम जहाँ पे भी फॉलो किया जाता है, वहाँ पे क्या होता है, कंट्री का पर्टिकुलर एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर होता है गवर्नमेंट का, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया जाता है बाय गवर्नमेंट, ठीक है। स्ट्रक्चर, अब देखो जैसे इंडिया में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी है, ठीक है। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी तीनों जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स लिखे गए हैं उसी के हिसाब से काम करती है, ठीक है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, कोई भी जो पीपल है, जो लोग वोट डालने जा रहे हैं, पीपल पे पब्लिक पे कोई भी दबाव नहीं होता है, कोई भी मैनिपुलेशन नहीं होता है कि हाँ, आपको इसी पार्टिकुलर पार्टी पे वोट करना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लोग अपनी पर्सनल चॉइस, अपना जिसको भी चाहते हैं, जो भी उन्होंने देखा होता है कि हाँ, हमने इस पार्टी का काम अच्छा है तो वो उसी पार्टी को वोट करते हैं, ऐसा कोई भी मैनिपुलेशन नहीं होता है। फोर्थ, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टीज। देखो हमारे पास कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, हम उनका कभी भी यूज कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमें आजादी है कुछ भी बोलने की। अगर हम, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हम गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेंगे तो गवर्नमेंट हमें जेल में डलवा देगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मीडिया जो है हमारा फ्री है बिल्कुल। मीडिया जो क्रिटिसाइज भी करता है, अगर गवर्नमेंट कुछ अच्छा करेगी तो उसको प्रेज भी करेगा, अगर गवर्नमेंट कुछ बुरा करेगी तो उसको क्रिटिसाइज भी करता है मीडिया। फिफ्थ क्या है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, जो कि इंश्योर करती है कि लॉज जो है फेयरली अप्लाइड हो, ठीक है। किसी के साथ जो है नाइंसाफी ना हो, ठीक है। जुडिशरी ये भी चेक करती है कि जो लेजिस्लेटिव रूल बना रहा है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार है या नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन उन सब चीजों की मंजूरी देता है या नहीं, ठीक है। लेजिस्लेटिव जो है अपनी मनमानी तो नहीं कर रहा, ये सब किसके काम है, जुडिशरी के, जो कि बिल्कुल जो है इन्फ्लुएंस में नहीं रहती गवर्नमेंट के, यानी जो गवर्नमेंट पावर में है, ऐसा ऐसा नहीं है कि अभी बीजेपी पावर में तो जुडिशरी जो है उन्हीं के फेवर में डिसीजन लेगी, ऐसा कुछ भी नहीं, जुडिशरी अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन लेती है। Sixth, opposition. Democratic regime reflect a high level of tolerance of opposition that is sufficient to check the arbitrary inclination of the government. Political pluralism ensure that diverse voices are heard and represented. Democratic regime encourage the coexistence of multiple political parties, ideologies and interest group। अब देखो, जहाँ पे डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेटिक रिजाइम होता है, वहां पे ऑपोजिशन बहुत बड़ा रोल जो है प्ले करता है। मान लो अभी कोई गवर्नमेंट जो है पावर में है, उस गवर्नमेंट ने कोई न्यू पॉलिसी या कोई न्यू रूल जो है वो ला रही है, या कोई जो है योजना ला रही है, तो उसमें उससे लोगों को फायदा हो रहा है, तो क्या अपोजिशन क्या करेगा, फायदा हो रहा है तो कोई बात नहीं, अगर उससे कुछ लोगों को नुकसान हो रहा है तो अपोजिशन क्या करता है, जो करंट गवर्नमेंट है उसके खिलाफ बोलता है। जैसे अभी आप प्रेजेंट एग्जांपल ले लो, यूपी में महाकुंभ का जो है पूरा अरेंजमेंट हुआ, वहां पे जब मिसमैनेजमेंट की वजह से या किसी भी कारणवश जो लोगों की जान गई, उसके खिलाफ अपोजिशन ने जो क्या किया, आवाज उठाई कि मिसमैनेजमेंट हुआ, अच्छे से जो है मैनेजमेंट टीम जो है अच्छे से मैनेज नहीं कर पाई, लोग बहुत सारे आ गए, ठीक है। तो इस टाइप से क्या करती है ऑपोजिशन, जो है क्रिटिसिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऑपोजिशन ही खामियां दिखाती है, जो करंट गवर्नमेंट है उसकी खामियां ऑपोजिशन की वजह से सामने आ पाती है, कि क्या जो करंट गवर्नमेंट है वो काम नहीं कर पा रही, कहाँ कहाँ पर वो काम नहीं कर पा रही, वो सब चीजें कौन सामने लेके आता है, ऑपोजिशन।
और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि अपोजिशन की वजह से क्या होता है, जब डिफरेंट मल्टीपल पार्टीज होंगी ना, पॉलिटिकल प्लुरलिज्म के का मतलब क्या होता है, मल्टीपल पार्टीज का होना। डेमोक्रेसी में क्या है, ऐसा कुछ लिमिटेड नहीं है कि एक ही पार्टी होनी चाहिए या दो ही पार्टी होनी चाहिए। हाँ, इंडिया में क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम देखने को मिलता है हमें, मल्टीपल पार्टीज है, तो क्या डिफरेंट वॉइस हम हर्ट कर सकते हैं, डिफरेंट वॉइसेस हमें सुनने को मौका मिलता है। यानी कि वॉइसेस तो मेरा क्या मतलब है, यहाँ पे सब पार्टी के अलग अलग आइडियोलॉजी है, तो सब डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी जो है हमें सुनने को मिलती है। Accountability and transparency. Public officials are answerable to the people for their decision and action. Democratic government ensure transparency through open communication, access to information mechanism like parliamentary oversights. अब देखो, पब्लिक ऑफिशियल्स यानी कि जो गवर्नमेंट है वो आंसरेबल होती है पीपल को। जैसे कि हमारे पास आरटीआई है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। कोई भी लॉ बन रहा है या कुछ भी अगर हम चाहे ना, गवर्नमेंट यहाँ पे ये जो एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट यहाँ पे क्यों कर रही है, अगर हम जानना चाहे तो हम आरटीआई फाइल कर सकते हैं, ठीक है। पब्लिक इशू को पब्लिक इशू के मद्दे नजर रखते हुए हमारे पास पीआईएल है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अगर कोई भी सोशल इशू है, मान लो एसिड बैन की तरफ जो है, आपने छपाक मूवी देखी होगी, एसिड बैन पे जो है पीआईएल डाला गया था, तो उसके खिलाफ एक्शन गवर्नमेंट ने लिया, चाहे टाइम लगा, ठीक है। कोर्ट में पीआईएल हम फाइल कर सकते हैं किसी भी सोशल इशू के चलते, चाहे वो ले जैसे मान लो जो ये चाइल्ड लेबर है, चाइल्ड लेबर बैन करवाना, तो हम पीआईएल फाइल कर सकते हैं कि ये सोशल इशू है, ये एक मुद्दा है कि बच्चों को जो है बच्चों से काम कराया जा रहा है, ठीक है। राइट टू एजुकेशन है, तो इसके लिए भी अगर हम कहीं देख रहे हैं, राइट टू एजुकेशन वगैरह जो ये सब लॉज आए हैं, ये पीआईएल वगैरह की वजह से ही आए हैं। लोगों ने जब इसको देखा कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको जब लोगों ने उठाया थ्रू मूवमेंट्स, ठीक है, मूवमेंट के खिलाफ के वो गवर्नमेंट के खिलाफ बोला, तभी तो ये सब चीजें आई, ये सब टाइप के एक्ट्स लाई गवर्नमेंट। एट एट है हमारा एक्टिव एक्टिव civic participation, and citizens are not just voter, they are active participant in the democratic process. This include engaging in public debate, joining civil society organization। देखो, सिटीजन जो है खाली सिर्फ वोटर्स नहीं है कि वोट डाल दिया तो बस हो गया काम। सिटीजन क्या है, एक्टिव पार्टिसिपेंट भी है डेमोक्रेटिक प्रोसेस में। सिविल सोसाइटी, मैंने आपको लास्ट टॉक में बताया था कि सिविल सोसाइटी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें आप मतलब कभी भी जो है ज्वाइन कर सकते हो इसको। और इनका काम क्या होता है, ये क्या करते हैं, खिलाफ खिलाफ बोलते हैं सरकार के। जब सरकार कुछ जो है गलत करती है, कुछ सरकार जो है कोई लॉ ऐसा ला रही है जो पब्लिक के फेवर में नहीं है, जो पब्लिक के अच्छा नहीं है, पब्लिक के लिए अच्छा नहीं है, तो वो क्या करती है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ बोलती है, मतलब एक तरीके से क्रिटिसाइज करती है गवर्नमेंट को। मीडिया के पास फ्रीडम, मैंने आपको पहले ही बताया, मीडिया जो है फ्री इंडिपेंडेंट प्रेस है, इंश्योर ट्रांसपेरेंसी बाय इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग ऑन गवर्नमेंट एक्शन पॉलिसीज एंड इशू अफेक्टिंग सोसाइटी। गवर्नमेंट के जो एक्शन है उनको क्या करती है मीडिया, अगर गवर्नमेंट कुछ अच्छा करिए तो उसको अच्छा दिखाएगी, और गवर्नमेंट कुछ बुरा करिए तो उसको बुरा दिखाएगी, बेसिकली। डेमोक्रेटिक रिजाइम्स इन द डेवलपिंग स्टेट। अब जो डेवलपिंग स्टेट है, ये तो हमने देखा डेवलप्ड स्टेट, जो डेवलप हो चुके हैं ऑलरेडी। अब जो डेवलपिंग स्टेट जैसे इंडिया है, ठीक है, और भी देश है जो डेवलप हो रहे हैं अभी, डेवलपिंग है। नंबर ऑफ न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ फ्री कैन एशिया इमर्ज फ्रॉम कॉलोनी रूल। जैसे इंडिया भी जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कॉलोनियल रूल से 1947 में जो है इंडिया जो कॉलोनियल रूल से ही आजाद हुआ था। कैसे, पहले जो इंडिया में कॉलोनियल रूल था, किसकी कॉलोनी इंडिया था, ब्रिटेन की, ठीक है। ये सब तो आपको पता ही होगा कि ब्रिटेन की कॉलोनी था इंडिया, ठीक है। तो अब कॉलोनी, जब कॉलोनी से फ्री हुआ वो, यानी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से चली गई, ठीक है, ब्रिटेन के रूल से जब वो फ्री हो गया, तब क्या हालत थी इंडिया की, बहुत बुरी हालत थी। इकोनॉमिक चैलेंजेस हमें देखने को मिले थे, या कोई भी अदर नेशन भी होगा जहाँ जो कॉलोनी रहा होगा किसी भी कंट्री की, ठीक है, तो वहां पे इकोनॉमिक चैलेंजेस देखने को मिले थे, जैसे कि पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन बहुत कम था, यानी लोगों को अपने राइट्स के बारे में पता ही नहीं था। ना ही लोग जो है, लोग अपनी डेली लाइफस्टाइल में बिजी रहते थे, उन लोगों को मतलब पॉलिटिक्स से ऐसा कुछ ज्यादा लेना देना नहीं था। अनस्टेबल इकोनॉमी थी, ठीक है। वीक इंस्टीट्यूशन थे, जो लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशियल इस टाइप की इंस्टीट्यूशन बहुत ज्यादा वीक थे। माइनॉरिटी ग्रुप्स में फील अंडर रिप्रेजेंटेड लीडिंग टू डिससेटिस्फेक्शन। बहुत ज्यादा अनइक्वालिटी थी, प्रिवलेंट थी बहुत ज्यादा अनइक्वालिटी। जो माइनॉरिटी ग्रुप्स है, यानी जो लोअर क्लास है, वो बहुत ज्यादा अंडर रिप्रेजेंटेड फील करता था, यानी कि उनका रिप्रेजेंटेशन जो था, वो अपने आप को बहुत ज्यादा ऐसा सोचते थे कि इन पे कोई ध्यान ही नहीं देता है, ठीक है। रिलीजियस और कल्चरल डिवीजन लीड टू पोलराइजेशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जैसे कि रिलीजियस बेसिस पे भी आप देखो बहुत ज्यादा अनइक्वालिटी थी। कैसे, जो मान लो, अब मान लो एक पर्टिकुलर कंट्री है, ठीक है, जो जो इस्लाम को फॉलो करती है, ठीक है। अब वो नहीं चाहेगी कि
नहीं चाहेगी कोई ऐसा लीडर आए जो उनकी जो रिलीजन है, जो उनकी बिलीफ है, रिलीजियस बिलीफ को जो है खराब करे, ठीक है। तो वो वही लीडर चूज करेगी जो उनकी रिलीजियस बिलीफ को मेंटेन करके रखे। कोई भी इस्लामिक कंट्री है, या जैसे मान लो कोई भी पर्टिकुलर अगर किसी रिलीजन की पॉपुलेशन वहां पे बहुत ज्यादा है, तो वो अपने बेसिस पे जाएंगे कि हाँ, जो हमारी रिलीजियस बिलीफ को या हमारा जो कल्चर है उसको प्रिजर्व रखे, वो उसी को जो है रिप्रेजेंटेटिव चुनेगी, इस टाइप से। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स, लोगों को अपने डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में पता ही नहीं था। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा थी। एजुकेशन नहीं थी, लोगों के पास लिमिटेड एजुकेशन थी, सिर्फ अपर क्लास ही था जो एजुकेशन अफोर्ड कर सकता था। एग्जाम्पल देखो क्या है, पाकिस्तान। पाकिस्तान में हमें क्या देखने को मिलता है, मिलिट्री इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। डेमोक्रेसी वहां पे बिल्कुल नामचारे की है, ठीक है। साउथ कोरिया में ताइवान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ये कुछ ऐसे देश हैं जो अपनी इकोनॉमी पे ज्यादा जो है स्ट्रेस देते हैं रेदर देन फ्रीडम। यानी लोगों के पास फ्रीडम बहुत कम है, बट ये लोग अपनी इकोनॉमी पे स्ट्रेस देते हैं कि हाँ भाई हमारी इकोनॉमी अच्छी रहे, इकोनॉमिली इकोनॉमिकल उस स्पेयर पे हम जो है ग्रोथ करते रहे। Nature of authoritarian regime. An authoritarian regime is a form of government characterized by the concentration of power in the hand of a single authority or small group of individuals. These regimes typically emphasize strict control over political, social, and economic aspects of society, often at the expense of individual freedom and democratic principle. देखो अथॉरिटेरियन रिजाइम में क्या होता है, ये ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जो पावर का कंसंट्रेशन, यानी पावर जो है सिर्फ सिंगल अथॉरिटी के हैंड में होती है, कुछ स्मॉल पीपल के हैंड में होती है, कुछ एक ग्रुप के हैंड में होती है, ठीक है। ये सिंगल अथॉरिटी यानी कोई एक के पर्सन के हाथ में जो क्या होती है, सुप्रीम पावर होती है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, अथॉरिटेरियन रिजाइम कहते हैं। हर तरह से, चाहे वो पॉलिटिकल स्पेयर में हो, चाहे वो सोशल में हो, चाहे इकोनॉमिकली, सारी तरफ की पावर किसके पास होंगी, सिर्फ एक पर्सन के पास होंगी या कुछ ग्रुप के पास, ठीक है। फीचर्स क्या है इस अथॉरिटी रिजाइम के? फर्स्ट है सेंट्रलाइज अथॉरिटी। पावर इज हाईली कंसंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ अ सिंगल लीडर, रूलिंग पार्टी या मिलिट्री और स्मॉल एलाइट। यानी कि पावर किसके हाथ में कंसंट्रेटेड होगी, या एक पर्टिकुलर लीडर के, या कोई भी जो आपकी रूलिंग पार्टी है, मान लो कोई भी जो फेमस रूलिंग पार्टी है उसके हाथ में होगी, या कोई मिलिट्री जनरल होगा उसके हाथ में होगी, ठीक है। जो पूरी मिलिट्री को गाइड करते हैं ना, होते हैं ना जनरल, जनरल होता है मिलिट्री में वो। या किसी स्मॉल इलाइट, यानी कोई इलाइट या कोई ग्रुप होगा स्मॉल, उसके हाथ में भी। इलाइट ग्रुप भी कौन सा होता है, जो मतलब बहुत पावरफुल ग्रुप होता है, जिन पे बहुत पैसा होता है। लीडर्स ऑफन मेंटेन थ्रू कोर्जम मींस रेदर देन पॉपुलर लेजिटिमेसी। जो लीडर्स अभी इलेक्ट कैसे होते हैं, ये फोर्सफुली इलेक्ट होते हैं रेदर देन पॉपुलर लेजिटिमेसी। यानी ऐसे जितने ये पॉपुलर नहीं होते, ये अपने आप जैसे इन्हें खुद बनना है। जैसे मानो जो जनरल होते हैं वो क्या करते हैं, खुद से जो है पावर में आ जाते हैं। मतलब पब्लिक का कोई रोल नहीं होता है इन्हें जो है अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने में, या अपने आप जो है पावर में आ जाते हैं थ्रू फोर्स। सेकंड, लिमिटेड पॉलिटिकल फ्रीडम। पॉलिटिकल प्लुरलिज्म इज इधर एब्सेंट, यानी कि मल्टीपल पार्टी पार्टी सिस्टम यहाँ पे नहीं होता है। अपोजिशन का सच कोई रोल नहीं होता है। अपोजिशन पार्टी या तो अलाउ ही नहीं होती है, और अगर एग्जिस्ट करती भी है एक दो, तो उनके पास सच कोई पावर नहीं होती, उनकी पब्लिक सुनती भी नहीं है। थर्ड, कंट्रोल ओवर कम्युनिकेशन एंड मीडिया। द मीडिया इज टाइटली कंट्रोल टू रिस्ट्रिक्ट पावर एंड मेंटेन द नैरेटिव दैट सपोर्ट द रिजाइम। यानी मीडिया भी जो है कंट्रोल में होती है, किसके, जो भी पार्टी पावर में है, या जो भी पर्सन है जिसके हाथ में पावर है, उसके कंट्रोल में मीडिया होती है। यानी कि मीडिया वही दिखाएगी जो वो चाहता है, उसकी मतलब जो गवर्नमेंट है उसकी जो खामियां है वो नहीं दिखाएगी, सिर्फ अच्छाई दिखाएगी, या जो भी वो चाहता है वही दिखाएगी। मतलब मीडिया का ऐसा अपना कोई रोल नहीं है यहाँ पे अथॉरिटेरियन रिजाइम में। फोर्थ क्या, लिमिटेड रूल ऑफ लॉ। अथॉरिटेरियन रिजाइम फ्रीक्वेंटली मैनिपुलेट लीगल सिस्टम टू मेंटेन कंट्रोल। लिमिटेड रूल ऑफ लॉ क्या होता है, ये किसी कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह को फॉलो नहीं करते हैं। जो भी पावर में है उसकी अपनी मर्जी होती है, वो कुछ भी लॉ बनाए, वो कुछ भी इम्प्लीमेंट करे, लोगों को जबरदस्ती वो चीज माननी पड़ती है। लॉज जो है अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बनाए जाते हैं, और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ही जो है अप्लाई किए जाते हैं अपोजिशन अपोजिशन को चुप करने के लिए। और हाँ, एक मेन पॉइंट और इसमें जो बोला गया कि वाइल प्रोटेक्टिंग द रूलिंग इलाइट। देखो जो रूल इलाइट मैंने बताया, ये वो लोग होते थे जिनके पास जो पैसा है, एसेस है एजुकेशन के लिए, या बेसिक जो भी चीजें होती हैं उनका एसेस है रूलिंग इलाइट के पास। तो ये कुछ ऐसे लॉज बना देते थे दिखाने के लिए पब्लिक को कि हाँ हम अच्छा कर रहे हैं। जो अथॉरिटी टाइम में जो पावर होती थी जिस पर्सन के हाथ में, वो उस टाइप के रूल्स बना देते थे दिखाने के लिए, सिर्फ दिखावटी बनावटी, कि हाँ भाई हम पब्लिक के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। पर वो किसके लिए होते थे, बेसिकली रूलिंग इलाइट के लिए होते, पुअर पीपल, यानी जो लोग मार्जिनलाइज ग्रुप है, यानी जो लोग रियली सफर कर रहे हैं, उनके लिए सच कोई लॉस ये नहीं बनाते थे। बस दिखाने के लिए कुछ लॉज बना दिए, जिसका फायदा भी कौन उठा रहा है, रूलिंग इलाइट उठा रहा था।
Emphasis on stability and order. Leaders justify their rule by emphasizing the importance of maintaining national stability, security and order. Criticism of the regime is portrayed as a threat of the country's unity and progress. यानी ये क्या करते थे, अपने रूल को कैसे जस्टिफाई करते थे, अभी जब इतनी तानाशाही करेंगे तो पब्लिक तो ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ तो बोलेगी, तो ये अपना रूल कैसे जस्टिफाई करते थे, ये बोलते थे कि अगर हम जो है, अगर ऐसे होता रहा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी रही, मतलब जिसके हाथ में पावर है वो हटा, फिर किसी और कोई और आएगा, फिर वो हटेगा, कोई और आएगा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या होगा, इससे नेशनल स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। सिक्योरिटी जो है, मतलब क्या होगा, अगर कहीं पे जो है बार बार इलेक्शन इलेक्शन ही, मतलब बार बार ये प्रोसेस हो रहा है कि सत्ता जो है, सत्ता पलट हो रहा है, तख्ता पलट हो रहा है बार बार, तो उससे क्या होता है, जो अदर कंट्रीज के नजर में रहते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे तो कोई लीडर नहीं है, तो वो क्या करती है, वॉर वगैरह हो जाता है, जिससे क्या करती है वो मतलब कब्जा लेती है बेसिकली दूसरी टेरिटरी को या दूसरी रीजन को, तो इस डर से जो क्या करती है, पब्लिक भी चुप बैठ जाती है, पब्लिक भी ज्यादा कुछ अपोज नहीं करती है। इकोनॉमिक कंट्रोल एंड पैटर्न, स्टेट में कंट्रोल सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ कंट्री। इकोनॉमी इकोनॉमिकली भी क्या करती है, वो पार्टी क्या करती है, कंट्रोल करती है। करप्शन फेवरिंग द कॉमन, यहाँ पे क्या होता है, करप्शन होता है बहुत ज्यादा। ऑथोरिटेरियन में क्या होता है, करप्शन होता है बहुत ज्यादा, जब ऑब्वियसली बात है एक के हाथ में पावर है, सब चीज वही कंट्रोल कर रहा है, तो ये करप्शन भी होगा, और वो क्या करता है, इस कुछ टाइप के ऐसे मेथड भी यूज करता है, यानी कि पैसे वगैरह देके भी क्या कहते हैं, वोट खरीदे जाते हैं। एग्जाम्पल है नाजिज्म, जर्नी में कैसे ज्यूस जो थे उनको मरवा दिया गया था हिटलर के द्वारा, ज्यूस को। फासिस्ट इटली अंडर मुसोलिनी, मसोलिनी भी बहुत फेमस लीडर है, ठीक है। ये सब क्या है, एक तरीके से एग्जाम्पल है। अथॉरिटी रिजाइम इन द पोस्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर, अब पोस्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद किस टाइप के रिजाइम्स आए हैं, स्टैब्लिशिंग इन द डेवलपिंग स्टेट, जो कि स्टैब्लिश हुए डेवलपिंग स्टेट में, एग्जाम्पल क्या है, लैटिन अमेरिका, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया। देखो मिलिट्री कमांडर क्या, इस टाइप में हमें क्या देखने को मिला, पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हमें क्या मिला है, ज्यादातर जो तख्तापलट हुई है मिलिट्री कमांडर्स ने की है, यानी कि जो मान लो अगर कहीं पे डेमोक्रेसी भी थी तो उसको, उसके बाद अगर कोई पावर में आया तो क्या मिलिट्री कमांडर्स को हमें देखने में ज्यादा में, जैसे कि जनरल जियाउल हुक पाकिस्तान में आ गए थे, ठीक है। ग्रीस में क्या थे, जनरल पिनोचेट देखने को मिले हैं, जनरल अबाचा देखने को मिले नाइजीरिया में, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब क्या है, मिलिट्री, ये क्या करते हैं, मिलिट्री को लीड करते हैं, और बाद में क्या करते हैं, पावर में आ जाते हैं। ये लोग मिलिट्री लीड करते हैं, बाद में पब्लिक में इन्फ्लुएंस बना के क्या करते हैं, पावर में आ जाते हैं, झूठे वादे करके, और उसके बाद क्या करते हैं, लोगों को शोषण करते हैं बेसिकली, उनके राइट्स को कर्व कर देते हैं, अपनी मनमानी चलाते हैं जैसा कुछ चाहते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इस चैप्टर के। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेमोक्रेटिक रिजाइम, इसको भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ प्लूरलिस्टिक डेमोक्रेटिक रिजाइम। प्लूरलिस्टिक डेमोक्रेटिक रिजाइम क्या होता है, वही पार्टीज होना, मल्टीपल पार्टीज होना, अपोजिशन होना, मल्टीपल पार्टीज होना, टी आई, यानी कि अपोजिशन का जो रोल है ना, इसमें यही बताना है कि अपोजिशन का क्या रोल होता है। काम नहीं करना है, पार्टी, मल्टीपल पार्टी सिस्टम। एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, यानी फीचर्स बताने हैं इसमें, मैंने पीछे पूरा डिटेल में बताया अभी। डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटेरियन एंड टोटली टोटलिटेरियन में, ठीक है। तो अथॉरिटेरियनिज्म का क्या, नॉर्थ कोरिया एग्जांपल है। अथॉरिटेरियनिज्म पढ़ चुके। टोटलिटेरियन में क्या होता है, दोनों सेम ही है, बस बेसिक डिफरेंस ये है कि यहाँ पे क्या होता है, पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट लाइफ पे भी कंट्रोल हो जाता है। जो भी पावर जिसके हाथ में है वो पब्लिक पब्लिक को तो कंट्रोल करेगा ही, पर उनकी जो प्राइवेट लाइफ है उसको भी कंट्रोल करेगा। बेसिकली यहाँ पे रिलीजन आ जाता है, जो मैंने इस्लामिक कंट्री वाला आपको एग्जांपल दिया ना, कि यहाँ पे रिलीजन भी आ जाता है, कि लोगों को रिलीजन को भी जो है वो कंट्रोल करने लगते हैं। जो मान लो अगर वो चाहेगा तो वहां पे कंट्री में क्या होगा, इस्लाम प्रैक्टिस होगा, अगर वो चाहेगा तो वहां पे जो है अदर कोई भी कास्ट है, मान लो जैनिज्म है या बुद्धिज्म है, तो वो प्रैक्टिस होगा ऐसे। इसका एग्जाम्पल हमने कहाँ पे देखा था, नाजी इन, हिटलर जो था, हिटलर ने क्या किया था, ज्यूस को मरवा दिया था, वो इसलिए तो मरवाया था, उनकी रिलीजन की वजह से ही तो मरवाया था। ये एग्जाम्पल हो गया। थैंक यू फॉर द लेक्चर, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।